अस्सलामुअलैकुम खवातीनो हजरात, मैं हूँ अरूबा अस्मत और मैं एक स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। और आज हम एक बहुत ही अहम और नाजुक टॉपिक पर गुफ्तगू करने लगे हैं, ऑटिज्म अवेयरनेस के हवाले से। इल्यूमिनेशन या इल्यूजन, पाकिस्तान में सेंटर्स की क्या सूरत हाल है। मेरा मकसद ये है कि इस डिस्कशन के जरिए हम ऑटिज्म से मुतल्लिक अवेयरनेस को बेहतर समझें और जानें कि कैसे ये सेंटर्स जो हैं बच्चों की डेवलपमेंट और उनकी जो वेलबींग है उसके लिए काम कर रहे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल अरूबा स्पीच एंड लैंग्वेज ओएसिस पर भी हम सारी इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ ताकि पेरेंट्स और कम्युनिटी को बेहतर समझा सकूं और उनको एक ऑथेंटिक रिसोर्सेज जो है वो मिल सके। आज हमारे साथ हैं तहमीना, जो ऑटिज्म के साथ काम कर रही हैं और बहुत एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में। चलिए जी, अब हम तहमीना को वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में और फिर हम उनसे बातचीत करते हैं। थैंक यू, आपने हमारा इनविटेशन जो है वो एक्सेप्ट किया और हमारे साथ इस डिस्कशन में आप शामिल हुई। सबसे पहले तो आप हमें अपना इंट्रोडक्शन दें कि बेसिकली आपकी फील्ड क्या है और आप कब से इन बच्चों के साथ काम कर रही हैं, फिर हम आगे अपनी गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं। जी मैं तहमीना हूँ और मैं स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ सिंस 6 इयर्स विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और इसमें ये है कि लाइक आपने किन किन बिहेवियर्स के साथ बच्चों को, जैसे हम लोगों ने डिफरेंट कैटेगरीज के साथ बच्चों को मैंने डील किया है, जिसमें माइल्ड मॉडरेट एंड सेवियर लेवल को भी डील किया गया। क्या तो बेसिकली जो है इस डिस्कशन का मकसद ये है कि हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान में जो ऑटिज्म सेंटर्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है और क्या ये वाकई में बच्चों के लिए मददगार हैं या नहीं। तमीना जी, सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि आपका तजर्बा क्या कहता है कि ऑटिज्म सेंटर्स के बारे में, और क्या ये सिर्फ दिखावा है या ये वाकई में बच्चों के लिए हेल्पफुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बात करूंगी कि अगर लेट सपोज आपने जो है अपने बच्चे को सेंटर्स में एडमिशन करवाना है, तो बेसिकली आप जो है पहले देखें कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो नॉन रजिस्टर्ड है, उनके अंदर थेरेपिस्ट कौन से हैं, वो क्वालिफाई हैं भी या नहीं है। और हम्म। बड़ी सारी चीजें ऐसे पाकिस्तान में हो रही हैं कि जो रिलायबल नहीं है। मैं ये नहीं समझती कि लाइक सेंटर्स में काम करना जो है वो बच्चों का रिजल्ट्स नहीं आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये हो रही है कि सेंटर्स में क्या हो रहा है। तो सेंटर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि पेरेंट्स का जानना बहुत जरूरी है उनके लिए, कि हमारे बच्चे का क्या, हम लोग तो सेशन में छोड़ के आए हैं बच्चे को, सेंटर में सेशन के लिए हम छोड़ के आए, तो क्या आपके बच्चे का सेशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, आपने 3 आवर्स के लिए बच्चा छोड़ा है, इधर आपने 1 सेशन के लिए बच्चे अपना सेंटर में छोड़ा है, या 2 सेशंस के लिए, या 3 सेशंस के लिए, डिपेंड करता है कि बच्चे की सिवियरिटी क्या है। आप बच्चे को सिर्फ स्पीच सेशन दिलवा रहे हैं या आपने उसके साथ 3 सेशन या 4 सेशन लिए हैं, डिपेंड करता है उसकी सिवियरिटी पे, डिपेंड करता है कि बच्चे को डिसऑर्डर क्या है। अगर हम ऑटिज्म की बात करें तो डेफिनेटली उसको बिहेवियर, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको बिहेवियर भी चाहिए होगा, उसको स्पीच सेशन भी चाहिए होगा, उसको सेंसरी सेशन भी चाहिए होगा। और जहां पर बात वहां पर आई कि अगर लेट्स सपोज अगर एक बच्चा जो है वो ऑटिज्म के साथ साथ उसको आईडी के भी सिम्टम्स हैं, या वो सीपी के साथ भी है, ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली बात है उसको फिजियो सेशन भी चाहिए होता है, फिजियो भी चाहिए उसको, ओटी सेशन भी चाहिए उसको, सेंसरी नीड्स अगर हैं तो वो भी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा। पेरेंट्स को जानना ये हाँ। कि पाक, पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में बेसिकली जैसे आप बात कर रही हैं तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में ऑटिज्म सेंटर्स जो हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, और इनका अनरजिस्टर्ड होना किस हद तक बच्चों की जो डेवलपमेंट है और जो उनका थेरेपी प्रोसेस है उसको अफेक्ट करता है। इसमें थेरेपी प्रोसेस को इफेक्ट नहीं करता। मतलब अगर लेट सपोज आप बात करें कि उसने नॉन रजिस्टर्ड अगर वो है, तो वो क्यों नॉन रजिस्टर्ड है, या वो तो करवाना नहीं चाह रहे, या हम्म। अगर उसमें थेरेपिस्ट हैं तो वो कौन से थेरेपिस्ट हैं, वो क्या ये वो पीजीडी थेरेपिस्ट हैं या वो अंडर ग्रेजुएट थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने कौन से वाला अपना स्टाफ रखा हुआ है। ठीक है, अगर स्टाफ लॉयल है तो मैं नहीं समझती कि लाइक वो अपने मतलब उन बच्चों के साथ काम नहीं कर रहे। लेकिन हम्म। अगर नॉन रजिस्टर्ड है तो उनसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि व्हाई यू पीपल आर नॉन रजिस्टर्ड स्टिल। तो उसमें ये है कि उनको रजिस्टर्ड होना बनता है। अगर नॉन रजिस्टर्ड है, देर आर समथिंग कि वो कुछ छुपाना चाह रहे हैं, वहां पर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो वो सामने आना नहीं चाह रहे। ठीक है,
तो उनको रजिस्टर्ड होना, हमारे जितने भी मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए, ताकि वो सामने अगर आए उनको पता चले कि लाइक हम लोगों ने कितने अगर लेट सपोज गवर्नमेंट का कोई भी अदारा उनको जो है वो ऑब्जर्व करता है या उसके अंडर वो आते हैं, उनकी असेसमेंट प्रॉपर चल रही है, तो फिर उनको, मुझे नहीं लगता किसी चीज से डरने की जरूरत है कि हमें रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए या हम नॉन रजिस्टर्ड रहे। मैं ये चीज समझती हूँ, अगर कुछ गलत नहीं वो कर रहे तो उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए। पर जहां बात आती है कि नॉन रजिस्टर्ड है तो उसमें बच्चों का कोई रिजल्ट इफेक्ट होते होंगे, अगर तो वो कुछ गलत कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पास क्वालिफाइड स्टाफ ही नहीं है। अगर तो हाँ, क्वालिफाइड स्टाफ है तो वो खुद को रजिस्टर्ड क्यों हम्म नहीं करते, उनको रजिस्टर करना चाहिए। हम्म क्या सिर्फ मोस्टली देखा गया है कि जो बच्चे सेंटर्स में थेरेपी कर रहे होते हैं उनको वीडियोस पेरेंट्स को भेज दी जाती हैं, कि वीकली वीडियोस भेज दी या फिर मंथली, कुछ सेंटर्स का प्रोसीजर होता है कि वो मंथली पेरेंट्स को वीडियोस भेज देते हैं। क्या सिर्फ वीडियोस के जरिए ही हम थेरेपी को पेरेंट्स जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन और डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है पेरेंट्स के साथ जरूरी होता है? पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन डेफिनेटली जरूरी होता है। जब बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे की यहाँ पर बहुत सारे सेंटर्स में ऐसे है कि असेसमेंट ही प्रॉपर क्राइटेरिया पे नहीं हो रही। स्पीच के लिए क्या टूल्स यूज कर रहे हैं, आपको किसी को नहीं पता कि स्पीच के लिए क्या टूल्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर पेरेंट्स को अवेयर करना चाहिए कि वो जो है अपने बच्चे की एक टूल के थ्रू असेसमेंट करवाएं, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स हमारे पास जो है वो इंटरनेशनल लेवल से आते हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल अगर उन्होंने वापस अपने कंट्री में वापस जाना है, ठीक है, इधर वो नेशनलिटी, उनके पास स्पेन की नेशनलिटी है, उनके पास यूरोप की नेशनलिटी है, या कनाडा से वो लोग आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, तो उनके पास जो है ऑब्वियसली बात है, उन्होंने वापस अल्टीमेटली वहां पर जाना है। ठीक है, वहां पर जाके जब वो कभी अपनी रिपोर्ट शो करें तो एटलीस्ट हमारे स्पीच पैथोलॉजिस्ट की इतनी वर्ड तो होनी चाहिए, इतना उनमें स्टेमिना होना चाहिए, इतना उनको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो वहां पर जाके उनकी कोई रिपोर्ट देखता है ना, तो वो रिलायबल रिपोर्ट हो, कोई पढ़ के बताए कि जी बिल्कुल ये एक अच्छी रिपोर्ट और रिपोर्ट लिखी गई है। लेकिन हम्म यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर किसी एक सेंटर में भी जो है वो आपको हैंड रिटन या सोप नोट के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स नहीं दी जा रही हैं। अगर दी भी जा रही हैं तो वो रिलायबल नहीं है, थ्रू प्रॉपर असेसमेंट नहीं है। यहाँ पर बच्चा आता है और उसको वहां पे एडमिट कर लिया जाता है, उसको बताया ही नहीं जाता कि बच्चे का क्या डायग्नोसिस है, स्पीच हम्म डिसऑर्डर में उसका क्या लेवल है, कुछ भी नहीं बताया जाता। थ्रू एक इनफॉर्मल असेसमेंट, एक इनफॉर्मल हिस्ट्री फॉर्म से उसकी असेसमेंट की जाती है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग प्रोसीजर है। ठीक है, अच्छा, और होता इसमें ये जो है, कि होता ये कि ऐसे सेंटर्स जहाँ पे पेरेंट्स को बस वीडियोस दिखाई जाती हैं, अब तो क्या बच्चों की जो इंडिविजुअल नीड्स हैं उनको समझा जा सकता है सिर्फ वीडियो से ही? कि होता तो मोस्टली देखा गया है कि एक रूम में जो है वो काफी सारे थेरेपिस्ट बैठ के सेशन कर रहे होते हैं। तो जरा थोड़ा सा इस चीज पे भी हमें हाईलाइट कर में दें। ये है कि वो वीडियोस जो हैं, पेरेंट्स को वीडियोस चाहिए, तो क्या पेरेंट्स को इतना अवेयर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हर टाइम जो है हम एक वीक में प्रॉपर वीडियोस नहीं बना सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि एक एक रूम में फाइव फाइव अगर थेरेपिस्ट बैठे बैठे हुए हैं, तो एक बच्चा जो, लाइक उसकी एब्सेंटीज पिछले वीक में फाइव थी या फोर थी उसकी एब्सेंटीज, ठीक है, आप डिमांड कर रहे हैं वीडियो की। ऑब्वियसली बात है, पेरेंट की डिमांड को फुलफिल करने के लिए सेंटर्स में ये चल रहा होता है कि लाइक हम लोगों ने वीडियो वो भेजनी ही भेजनी है क्योंकि पेरेंट्स की डिमांड है। लेकिन पेरेंट्स को इतना आइडिया नहीं होता कि मेरे बच्चे का वो गोल अचीव्ड है या नहीं अचीव। अब थेरेपिस्ट को तो ये आइडिया होता है कि मैंने कैसे बच्चे को काम करवा के ये वीडियो सेंड कर देनी है, वो एडिटिंग पे वीडियो होगी और वो गोल बच्चे का अचीव लिख के भेज देंगे। इधर के वो बच्चे का गोल अचीव नहीं है, और गोल अचीव होने में मैक्सिमम 1 से 1.5 मंथ्स तो लगते ही लगते हैं बेसिकली। जो मतलब एक प्रॉपर टाइम अगर हम बात करते हैं, बीइंग अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट अगर मैं बात करती हूँ, तो उसमें इतना टाइम रिक्वायर होता है। आप कभी भी एक बच्चे का गोल एक एक दिन के अंदर एक गोल अचीव नहीं करवा सकते ऑटिज्म का। लेकिन यहाँ पर हमें 15 15 गोल्स जो हैं वो मंथ के अंदर दिए जाते हैं। 15 से भी 15 16 गोल्स होते हैं, जिसमें 15 16 गोल्स की डिमांड की जाती है कि ये आपने अचीव ही होने चाहिए। और पेरेंट्स को इतना आइडिया नहीं होता कि वो बच्चे का थ्रू चैनल्स नहीं चल रहा, हम्म और जो है वो गोल अचीव कभी भी नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चा मोस्टली टाइम रिग्रेशन फेज पे होता है।
इधर वो 1 महीने में तो उसने वो चीज कर ली, लेकिन सेकंड मंथ, 3 मंथ्स या 6 मंथ के बाद वो गोल बच्चे को कभी भी नहीं आता। दैट मीन के वो गोल अचीव था ही नहीं। अगर गोल अचीव था तो वो बच्चा कभी भी जो है वो रिग्रेशन पे नहीं जाता इतनी जल्दी, कि उसको उसकी रिटेंशन ही ना हो। कि भाई मेरा अगर तो रिटेंशन का उसको इश्यू है, देयर इज डेफिनेटली कि उसको जो है फिर आईक्यू उसका बच्चे का मैयर करवाना चाहिए। लेकिन कुछ पेरेंट्स यहाँ पर आईक्यू मैयर करवाने को डिनाई करते हैं कि आप कौन होती है मेरे बच्चे को आईक्यू लेवल बताने वाली, कि मेरे बच्चे का आईक्यू लेवल इतना लो है, जबकि उनको करवाना चाहिए। एटलीस्ट उनको पता होगा मेरा बच्चा इस आईक्यू लेवल के साथ है और ये गोल ये इतनी देर में अचीव कर सकता है। ठीक है, ठीक है। इधर वो कर सकता है या नहीं कर सकता, ये एसएलपी आपको बेहतर गाइड करेगा। बट हम्म। यहाँ पर पेरेंट्स में भी फॉल्ट है और सेंटर्स में भी फॉल्ट है ना। वो सही वो जस्ट अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को करने से रिग्रेस कर देते हैं, और पेरेंट्स जो हैं वो फैमिलीज में जो भी उनकी चल रही होती हैं प्रॉब्लम्स, उनको फेस करने की वजह से वो डिनाई करते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। जबकि अगर हम लोग डिग्री होल्डर्स बात करते हैं, बीइंग एसएलपी मैं अगर बात करती हूँ, तो ऑब्वियसली बात है हम जो असेसमेंट अगर लेके चलेंगे ना, तो फिर हमें आइडिया हो जाता है कि बच्चा किस लेवल पे है। तो इधर पेरेंट्स को अवेयर होना बहुत जरूरी है कि सेंटर्स में अगर आप वीडियोस की डिमांड हर वीक में या आप करते हैं ना कि भाई वीक में जो है वो मुझे वीडियोस इतनी मिलनी चाहिए, तो हम्म। भाई आप पहले देखे तो सही ना, आपने बच्चे को सेंटर में जहां पर छोड़ा आपने विजिट तो किया होगा उस सेंटर को। तो आपने प्रॉपर कभी उनसे डिमांड की सेंटर से कि मेरे बच्चे का एक रूम में एक ही सेशन इंडिविजुअली होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चा तो डिस्ट्रैक्शन फेज में है, इधर वहां पर सेपरेटर है या वहां पर जो है वो प्रॉपर आपने एक चैनल डेवलप किया हुआ है ना उस सोसाइटी में। तो ऐसा नहीं है, बच्चा हर तरीके से बच्चा वॉइस से डिस्ट्रैक्ट होता है, बच्चा जो है वो शेडो से डिस्ट्रैक्ट होता है, उसके अपने शेडो से डिस्ट्रैक्ट वो हो रहा है। तो उसको प्रॉपर एक अटेंशन चाहिए। ठीक है, अगर शेडो से नहीं अट्रैक्शन उसको डिस्ट्रैक्ट हो रहा, वो फैन देखेगा, वो कर्टन, देयर आर मैनी थिंग्स इन इन द रूम ऑफ स्पीच थेरेपीज, कि जिसमें जो है बहुत सारी ऐसी चीज हो रही है कि बच्चा बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। और अगर वो वीडियो की डिमांड इस तरह से करते हैं तो उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एट दैट टाइम अगर एक बच्चे का सेशन हो रहा है तो पीछे 3 बच्चे बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं, उनका सेशन डिस्टर्ब हो रहा है। अभी उन 3 का डिस्टर्ब हो रहा है, आपके बच्चे की वीडियो बन रही है, लेकिन कल को आपका बच्चा उस फेज पे है कि उन 3 की वीडियोस बन रही होंगी और आपका बच्चा बिल्कुल फ्री बैठा होगा, जो हम्म। कि उसका सेशन प्रॉपर वेस्ट है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो ऑब्जर्वेशन सेशंस होते हैं उसमें ऑब्जर्वेशन सेशंस और पेरेंट्स पार्टिसिपेशन का ऑटिज्म थेरेपी में क्या रोल होता है, और अगर उसकी कमी हो जाती है तो उससे बच्चे के डेवलपमेंट को किस तरह से इफेक्ट होता है? हाँ, डेफिनेटली पेरेंट्स को ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, लेकिन अगर वो वीडियोस की डिमांड करते हैं ना, मतलब मैं इसमें थोड़ा सा हम्म। रिलेट करूंगी ऑब्जर्वेशन वीडियोस को। हम्म। वीडियो बनाई ही इसीलिए फिर जाती हैं ताकि पेरेंट्स एज इट इज सेम गोल वहां पे रन करवा सके, प्रैक्टिस करवाए घर पे। हम्म। जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, पेरेंट्स की तरफ से ये फ्लॉज आ रहे होते हैं कि पेरेंट्स उस चीज को प्रैक्टिस करवाते ही नहीं है। इसलिए फिर हम लोग ऑब्जर्वेशन पेरेंट्स की रखते हैं, ये देखने के लिए क्या पेरेंट्स को वो गोल रन करवाना आ भी रहा है या नहीं, क्योंकि वो इस चीज को डिनाई करते हैं, नहीं मेरे साथ तो नहीं ये करता, बस आपके साथ करता है। भाई आपके करवाने की टेक्निक क्या है, आप कैसे वो हम्म। गोल रन करवा रही हैं। ठीक है, तो फिर पेरेंट्स को वो चीज ऑब्जर्व करवाई जाती है कि आप जो है हमारे पास बैठ के ये चीज ऑब्जर्व करें और फिर इसको सेम प्रैक्टिस में यहाँ पर ही लेके आए, ताकि आपको आइडिया हो कि आपका बच्चा इस स्टेज पे हमारे साथ कैसे थेरेपी कंडक्ट कर रहा है और आपके साथ कैसा सेशन जो है वो कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो है वीडियो से ज्यादा अच्छा ऑब्जर्वेशन है, ताकि आप जो है वो अपने बच्चे को ऑब्जर्व करो थ्रू आउट द सेशन। वीडियोस आप डिमांड नहीं करो, क्योंकि वीडियोस के बहुत सारे मतलब नुकसान आप कह सकते हो कि एक एक टाइम पे अगर एक बच्चा, हाँ अगर वो इंडिविजुअली रूम में वीडियो बन रही है उसकी कोई इशू नहीं है, फिर आप बनवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर स्पेस कम है हमारे पास, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से अच्छा, वीडियोस ये आपकी बनाना इसी बात को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगी कि क्या ऐसे सेंटर्स जो सिर्फ वीडियोस ट्राई कर रहे होते हैं बच्चों की जो स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट है और उनके दूसरे बेसिक स्किल्स हैं उनको बेहतर करने में वाकई में हेल्प करते हैं, या बस एक वो दिखावा ही होता है?
नहीं मतलब बेहतर तो की जा सकती है, इधर दोनों तरफ ही आपकी जो है वो हेल्प चाहिए होती है, बीइंग अ थेरेपिस्ट भी और पेरेंट्स भी। आपका थेरेपिस्ट आपको क्या गाइड कर रहा है, और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये फ्लॉज आते हैं कि जब मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट होती हैं या थेरेपिस्ट सेंटर्स में जैसे चल रहा है, थेरेपिस्ट हम्म। को पेरेंट्स के साथ डायरेक्ट हुए होने ही नहीं दिया जाता, हम्म। ठीक है। जहां पर ये मिस्टेक है, आई डोंट नो, हम्म। अभी तक के लाइक पेरेंट्स की बात को सुना नहीं जाता, या पेरेंट्स डिमांड्स नहीं करते इस चीज की कि आप जो है वो मीटिंग हमारी थेरेपिस्ट के, लेकिन बहुत सारे थेरेपिस्ट को, मदर्स को, पेरेंट्स को सॉरी, मैंने सुना भी है कि वो कह रहे होते हैं कि लाइक हमारी थेरेपिस्ट से बात करवाएं, लेकिन वहां पर उनको रोक दिया जाता है, उनकी अटेंशन को डाइवर्ट किया जाता है किसी ना किसी तरीके के साथ, ठीक है। हम्म। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, पेरेंट्स को डिमांड करनी चाहिए कि हमारे बच्चे का थेरेपिस्ट कौन है, हमारे बच्चे का थेरेपिस्ट कैसी थेरेपी करवा रहा है, हमें उनसे मिलवाया जाए, और ताकि हमें पता चले तो वो किस तरह से किन चीजों को लेके चल रहा है, थेरेपिस्ट के कंसर्न्स क्या है, और वो डायरेक्ट जो है पेरेंट्स के कंसर्न भी सुन सके कि उनका। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो हमारे बैरियर आ जाता है ना, हम्म। ऑब्वियसली बात है, पेरेंट टू थेरेपिस्ट जो डायरेक्ट बात कन्वे होनी है, डिलीवर होनी है, बैरियर में ये चीजें मतलब उसमें इतना फायदा नहीं है जितना आप डायरेक्ट होंगे पेरेंट्स के साथ, वैसे बात करेंगे, उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स वो रहेंगे कि भाई हाँ मेरे बच्चे के साथ ये थेरेपी हो रही है, ये थेरेपिस्ट है, और मैंने कैसे उनके साथ बात करनी है। ठीक है। लेकिन सेंटर में ये प्रॉब्लम है। क्या पेरेंट्स को बगैर ऑब्जर्वेशन के अपने बच्चों को ऐसे सेंटर्स में छोड़ना चाहिए जिनके पास प्रॉपर थेरेपिस्ट नहीं है और कोई भी ट्रेन स्टाफ नहीं है, और वो सिर्फ वीडियोस पे रिलाई करते हैं कि हाँ इस पेरेंट को आज हमने वीडियो भेज दी है, बस ठीक है हमारा काम खत्म। डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं रिलाई करना चाहिए, उनको थ्रू प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के उनको देखना चाहिए, उनको सर्च आउट करना चाहिए, जैसे कि अभी प्रॉपर नेट का मतलब आप कभी भी गूगल कर सकते हो कि इस बंदे के पास क्या है, अगर आपके पास ऑब्वियसली बात है वो गूगल पे वो बंदा नहीं है, तो आप उसका डेफिनेटली रेफरेंस पहले ढूंढो, उसको फाइंड आउट करो कि ये इधर ये चीज गलत है या सही हो रही है। अब बहुत सारे सेंटर्स हैं जहां पर सारा स्टाफ बिल्कुल क्वालिफाई नहीं है, एबीए के लोग जो हैं, बिहेवियर थेरेपी जिन्होंने सिर्फ साइकोलॉजी की हुई होती है, वो आके अपने आप को स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का नाम देते हैं, ठीक है। और अब पेरेंट जो है ऑब्वियसली बात है उस बंदे पे इतना रिलाई कर रहा होता है, ऑब्वियसली बात है उसने अपना पूरा प्रॉपर एक टाइम अपने थेरेपिस्ट को भी उसने देना, अपने बच्चे के लिए एक थेरेपिस्ट उसने हायर की हुई है, ठीक है। हम्म। अब जब जो है वो थेरेपिस्ट पे इतना वो ट्रस्ट कर रहे हैं कि मतलब उनको लगता है कि अभी मेरा बच्चा जो है ना वो बोलना शुरू करेगा, मतलब 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर हो गया है, ठीक है। लेकिन उन्होंने तो बैकग्राउंड हिस्ट्री उस थेरेपिस्ट की दी ही नहीं, क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट कर रहे थे। और आफ्टर दैट जब उनका वो ट्रस्ट ब्रेक डाउन होता है, वो फिर प्रॉपर पूरे थेरेपिस्ट को लपेट में लेते हैं, वो चाहे डिग्री होल्डर हैं या चाहे वो डिप्लोमा होल्डर हैं, जो भी है। मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि पीजीडी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। डेफिनेटली उसकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, उसने किन लोगों के साथ रहते हुए प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, प्रैक्टिस मैंस परफेक्ट, मोर प्रैक्टिस मैंस परफेक्ट, ठीक है। तो हम्म। अगर पीजीडी एक परफेक्शन शो करा सकता है तो फिर एसएलपी क्यों नहीं करवा सकता, ठीक है। उसके पास तो एक डिग्री है, वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू लेके चल रहा है ना। तो हम्म। फिर यहाँ पर ये सवाल उठता है कि पेरेंट्स में फ्लॉज है, आप जो है वो प्रॉपर जो है वो एक चैनल के थ्रू चलें, आप प्रॉपर वो हिस्ट्री लेके चलें और देखें कि मेरे बच्चे के साथ कौन सा थेरेपिस्ट है। आप इस चीज से घबराएं नहीं कि पीजीडी जो है वो नहीं करेगा या मेरे बच्चे में रिजल्ट्स नहीं, ऑब्वियसली बात है रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन एक एसएलपी का डायग्नोस वो आपको डायग्नोस दे सकता है, वो एक प्रॉपर तरीके से लेके चल सकता है, लेकिन पीजीडी के पास वो इतनी सारी चीजें नहीं होती, उसके पास वैसी टेक्निक्स नहीं होती जो कि एसएलपी के पास हैं, ठीक है, वो क्योंकि कर एक सकता ऑब्वियस है। सी बात है ना कि एक बंदा है जिसने 4 साल और फिर आगे पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल और 4 से 6 साल में जिस बंदे ने एक चीज की है, और एक बंदा जिसका एक इंटायरली सेपरेट बैकग्राउंड है और वो सिर्फ 1.5 साल में पढ़ के आ गया, या फिर आगे उसने सिर्फ एमएस करके अपनी सिर्फ एक डिग्री ली है, तो दोनों की थेरेपी स्किल्स में काफी जो है वो डिफरेंस होता है। तो इसी को ही मैं कंटिन्यू करके आपसे अगला सवाल करूंगी कि क्या सिर्फ वीडियो की बुनियाद पर चलने वाले सेंटर्स जो हैं उनमें बच्चों के रिजल्ट काफी होते हैं, या उनको ज्यादा इंटरेक्टिव और टेलर्ड जो टेक्निक्स हैं उनकी जरूरत होती है?
डेफिनेटली, मतलब यही तो मैंने बात फर्स्ट स्टार्ट होते सेशन में की थी कि हमें एक असेसमेंट टूल्स के अकॉर्डिंग लेके चलनी चाहिए। हम्म। हमें जो है वो हवा में बात नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, हमारे पास एक एविडेंस होगा, हम उसके हमने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पढ़ी ही क्यों थी अगर हमने उसको अप्लाई ही नहीं करना। ठीक है, आपने जो है वो एविडेंस के थ्रू बात करें। आपके पास क्लिनिकल प्रोफेशनल नॉलेज क्यों है अगर आपने उस पे अप्लाई ही नहीं करना? तो आपने इतनी डिग्रीज लेने का मतलब या इतनी बुक्स पढ़ने का मतलब क्या था, वो टूल्स पढ़ने का मतलब क्या था जब आपने वो अप्लाई ही नहीं करने? ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर्स में ऐसे है कि जो एसएलपीज हैं, मतलब एसएलपीज जो हैं वो टूल्स यूज कर रहे हैं, जो एसएलपीज हैं। ठीक है, लेकिन जहां पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो हैं वो पीजीडीज के साथ हैं, वो ऐसा नहीं होने देते कभी भी। ठीक है, और वो इस चीज को प्रमोट करने ही नहीं देते कि आप आके अपनी बात कोई कर सकें। ठीक है, अगर आपने करनी है तो भाई आप क्यों कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं था, मतलब उन्होंने बात सुननी ही नहीं है। तो हम्म। वीडियोस पे रिलाई नहीं मैं कहती हूँ कि करें आप, आपको जो है वो एक टूल्स जो है ना जो हम लोगों ने लेके चलते हैं कि हम इस पे डायग्नोसिस पी डिसऑर्डर्स का दे सकते हैं। हम्म। अब एबीए वाले अगर हम बात करते हैं तो एबीए वाले कहीं ना कहीं अपनी जगह पे ठीक होते हैं क्योंकि वे एक प्रॉपर चैनल के थ्रू लेके चल रहे हैं। सेंटर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, वो प्रॉपर जो है वो असेसमेंट के थ्रू लेके चल रहे हैं जिसकी वजह से उनको कोई गलत नहीं कहता। और जहां पर स्पीच की बात आती है तो यहाँ पर सिर्फ चल चल रहा होता है कि ब्लैंक लेवल, आईसीडब्ल्यूज, व्हाट इज मेंट बाय आईसीडब्ल्यूज एंड ब्लैंक लेवल, वो तो जस्ट एक टेक्निक टूल्स हैं। ठीक है, वो आप ये नहीं कह सकते कि वो एक प्रॉपर डायग्नोसिस टूल है, वो डायग्नोस्टिक टूल तो नहीं है। तो मैंने यहाँ पर जो बात सुनी कि भाई अब आपने मेरे साथ शेयर करना है कि क्या आपको लगता है बीइंग स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कि क्या यहाँ अगर हम नॉर्म बेस की बात करते हैं तो कौन कौन से टूल्स हैं जो हम नॉर्म बेस के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, और क्या नॉर्म बेस जो है वो पाकिस्तान में यूज नहीं हो सकते? मतलब जो उनके हैं, जैसे हम लोग अगर कैल्क की बात करते हैं, जैसे हम पीबी बीटी की बात करते हैं, ठीक है, पी बॉडी पिक्चर वोकेबलरी टेस्ट है जो उसकी बात करते हैं, तो क्या अगर हम अपने ही टूल की बात करते हैं टैपो की, तो क्या वो हम्म। पाकिस्तान में वो यूज नहीं हो सकता? और तो अगर हो डेफिनेटली, सकता है तो हाँ, वो कैसे? डेफिनेटली हम इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए जितने भी हैं। अगर कोई अप्लाई करे तो उसकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग जो है वो बहुत जरूरी होती है। अच्छा, नेक्स्ट हाँ, क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या हुकूमत को ऐसे सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन और उनकी मॉनिटरिंग पर ध्यान देना चाहिए? डेफिनेटली। ये सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको गाइड किया था कि हम्म। इसमें जो है प्रॉपर गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना चाहिए और हाँ। होने भी चाहिए कि इससे ही मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं कि क्या वहां पर वो सेंटर का होना जरूरी है या सिर्फ हम्म। पेरेंट्स को बेवकूफ बनाया जा रहा है, पेरेंट्स से सिर्फ पैसे बटोरे जा रहे हैं, या थेरेपिस्ट को ये एम्प्लॉय तो रख लेते हैं लेकिन थेरेपिस्ट को पेरेंट्स को नहीं पता होता। ठीक है, हम्म। कि मेरे बच्चे की फीस जो है वो प्रॉपर तरीके से वो एम्प्लॉय तक जा भी रही है या नहीं जा रही। ठीक है, हाँ, तो ये बेसिकली आप वही चीज कवर कर रही हाँ, हैं जो मैं अगर आपसे। हमारा जो है ना, हाँ। अगर एज अ पर गवर्नमेंट की बात करें तो हमारी 17 स्केल की जॉब होती है हाँ। ग्रेजुएशन के फौरन बाद। ठीक है, हम्म। उसका बेशक एक प्रॉपर चैनल है। ठीक है, उसमें हमारे पास जो है वो मेरिट लिस्ट आती है या बहुत सारे लोगों की वजह से सीट्स कम होने की वजह से, लेकिन जहां पर एक सेंटर की बात की जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूंगी कि गवर्नमेंट को सेंटर्स खुद डेवलप करने चाहिए। ठीक है, जितनी ऑटिज्म की रेशियो लाहौर में हो चुकी है बल्कि पूरे पाकिस्तान में है, और हर तीसरा बच्चा जो है वो ऑटिज्म के साथ है। अगर प्रॉपर उसको एएसडी पे नहीं है लेकिन कुछ फीचर्स हैं जिसमें स्पीच एंड लैंग्वेज डिले है बच्चे की, ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट को हमारा ये उनको साथ देना चाहिए कि सेंटर्स बनाए ताकि पेरेंट्स की भी हेल्प हेल्प हो, जहां पर फीस जो है वो फीस को अकोमोडेट कर सके, पेरेंट्स को जो है वो अकोमोडेट किया जाए, और जो है थेरेपिस्ट को भी अकोमोडेट किया जाए। ठीक है, जितने हम थेरेपिस्ट हैं या जितने भी पेशेंट्स की रेशियो है उसके हम्म। अकॉर्डिंग। और जहां पर अभी सेंटर्स की मैं बात करती हूँ, यहाँ पर तो ना एम्प्लॉय को अकोमोडेट किया जाता है और ना ही पेरेंट्स को अकोमोडेट किया जाता है। उधर पेरेंट्स को बेवकूफ बनाया जा रहा होता है और यहाँ पर एम्प्लॉय को एज अ गुलाम समझा जा रहा होता है कि आपने तो डेफिनेटली। ये कर दिया वो कर दिया।
हाँ, थैंक यू सो मच। ये डिस्कशन जो है ये काफी इंफॉर्मेटिव और साइटफुल रही है। आज हमने बेसिकली देखा कि ऑटिज्म अवेयरनेस और सेंटर्स के बारे में कितनी जरूरी बातें हैं और कैसे हम उनको देखते हैं कि बच्चों पे ये सारी चीजें कितना अफेक्ट करती हैं। अब हमारे पास जूम मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, तो आप हमें एंडिंग बताएं कि टेक होम मैसेज आप अपने व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगी। हाँ, मैं ये मैसेज देना चाहूंगी पेरेंट्स को, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आप जो है काइंडली जब आप अपना बच्चा ऑटिज्म के साथ लेके किसी भी सेंटर में विजिट करती हैं, तो उसको प्रॉपर चैनल के थ्रू पहले ऑब्जर्व करें कि क्या मेरा बच्चा इस सेंटर में रहने के एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है आप, और अगर है तो उसकी थेरेपिस्ट कैसे हैं और थेरेपी जो है वो कैसे चलेगी, वो असेसमेंट आप कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनफॉर्मल असेसमेंट करेंगे या आप फॉर्मल असेसमेंट करेंगे। अगर आप फॉर्मल असेसमेंट करेंगे तो आप कौन सा टूल यूज कर रहे हैं। ठीक है, पर आपने पहला क्वेश्चन उनसे, सेंटर से यही पूछना है कि आप कौन सा टूल स्पीच में यूज करें। एबीए की मैं बात नहीं यहाँ पर करूंगी क्योंकि मैं स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं जस्ट स्पीच की बात करूंगी कि आप स्पीच में कौन सा टूल यूज कर रहे हैं। इनफॉर्मल की बात नहीं करनी है आपने, जस्ट फॉर्मल का आपने उनको पूछना है कि फॉर्मल असेसमेंट हमने करवानी है, इनफॉर्मल नहीं। और सेकेंडली बात ये कि आपने जब एक वीडियो के लिए सेंटर को बोल दिया है ना, तो आपने प्लीज वीडियो से कट ऑफ करें, जस्ट अपने बच्चे की ऑब्जर्वेशन करें, ताकि आपको आइडिया हो। 2 in 1 का सीन होगा ना, कि आप खुद भी प्रैक्टिस में आ जाएंगी, आपको पता भी चल जाएगा कि गोल जो है वो मेरा बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वीडियोस पे बिल्कुल वो कहते हैं ना कि वीडियो आपके लिए प्रॉपर नहीं है, वीडियो में एडिटिंग होती है। ठीक है, और एडिटिंग में बच्चे को क्या पता आपके थेरेपिस्ट ने जो है वो उसको प्रॉम्प्ट लेवल पे जाके काम करवाया हो और बच्चे का जो है वो इंडिपेंडेंट लेवल लिख दिया हो। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, इसलिए आप ऑब्जर्वेशन करें ताकि आपको पता हो कि मेरा बच्चा जो है वो गोल अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा। और सेकंड थर्ड वन इज के आपने जो है, अगर पीसीज पे कॉम्प्रोमाइज मतलब करना है तो लाइक आप अपने बच्चे को सेंटर उसमें, और उनसे डिमांड ये करें कि लाइक हम लोग जो है वो इंडिविजुअली सेशन कंडक्ट करवाना चाहते हैं। हम जो है वो ऐसा माहौल, इन्वायरमेंट नहीं चाहते जहां पर हमारा बच्चा जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो। हमारा बच्चा जो है वो चार चार पांच पांच लोगों के साथ बैठ के एक सेशन नहीं ले सकता, क्योंकि ऑटिज्म एक सेंसिटिव चीज है। ठीक है, और सेंसिटिविटी ऐसी होती है कि उसको 1 to 1 सेशन चाहिए होता है। उसमें ये नहीं होता कि आप, बच्चा उसकी आवाज भी आ रही है, तीसरे थेरेपिस्ट की आवाज भी आ रही है, सामने बैठा कुछ और लाइट उसको डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, तो वो एक सेशन जो है वो बच्चे के 45 मिनट्स बहुत ज्यादा लाइक वो कह लें कि हमारे लिए अहम होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो आपने जो है वो इस चीज को जहन में रखना है, इन 3 चीजों को, कि अगर मेरा बच्चा सेंटर में जा रहा है तो इधर उसकी थेरेपी हो भी रही है, ये आपने मेक श्योर करना है। ठीक है, आप पूछें, आप कैमरा ऑब्जर्वेशन करें, आप पूछें कि मेरे बच्चे की ऑब्जर्वेशन हो रही है, या मतलब मेरे बच्चे की थेरेपी सेशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। बहुत सारे सेंटर्स में ऐसे हो रहा है, वहां पर बैठ के ही आईपीस डेवलप होते हैं, बच्चे का पूरा पूरा टाइम सेशन नहीं होता। ठीक है, और पेरेंट्स को ये लग रहा होता है कि मेरा बच्चा सेशन ले रहा होता है। तो काइंडली आप इस चीज को मेक श्योर करें कि सेशन हो रहा है या नहीं, क्योंकि आपने उस सेशन की फी पे की हुई है। ठीक है, और आपकी फी जो है वो हलाल भी हो रही है या नहीं हो रही, ये आपने खुद ऑब्जर्व करना है। आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आप जो है वो, आपका बच्चा जो है वो प्रॉपर सेशन ले रहा है या नहीं। तो काइंडली इन 3 चीजों को जरूर माइंड में रखें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और आप अपनी हमारे साथ शेयर कर दें कि अगर हमारे व्यूअर्स में से किसी ने लाहौर से आपसे कांटेक्ट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपका कांटेक्ट नंबर और लोकेशन मेंशन कर दूंगी ताकि ये लोग आपसे भी कांटेक्ट कर सकें। थैंक यू सो मच अगेन कि आपने अपनी वैल्यूएबल इंसाइट हमारे साथ शेयर की, और आपके एक्सपीरियंस से हम ये समझते हैं कि हमें पेरेंट्स को काफी जो हम इंफॉर्मेटिव बातें हैं और काफी अवेयरनेस जो है वो हम उनको दे सके हैं। इंशाल्लाह। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह मोस्ट हाफिज। वेलकम। अल्लाह हाफिज। के सेशन से, आई होप आज के सेशन से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। और ये भी याद रखना जरूरी है कि हर सेंटर सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है।
जहाँ कुछ अच्छा होता है वहीं पे कुछ बुरा भी होता है। इसलिए हमें अपने ऑप्शंस पर गौर जरूर करना चाहिए। जैसे कि कहते हैं कि हर चांद की एक तरफ होती है, दूसरी तरफ तो अंधेरा होता है ना। चाहते हैं कि आपको और भी इंफॉर्मेटिव और रियल इंफॉर्मेशन मिले तो मेरे यूट्यूब चैनल रूबा स्पीच एंड लैंग्वेज वॉइसेस को जरूर फॉलो करें, जहां मैं और भी एजुकेशनल कंटेंट और इंफॉर्मेशन शेयर करती रहती हूँ, ऑटिज्म के हवाले से और दूसरे स्पीच थेरेपी टॉपिक के हवाले से। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो आपने इसको लाइक करना है, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना है। हमारी गुफ्तगू का मकसद सिर्फ अवेयरनेस फैलाना है ताकि हर बच्चा बेहतर तरीके से प्रोग्रेस कर सके। अल्लाह हाफिज।